नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मेरे प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास में एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो राजस्थान के अंदर जो परमार वंश है, उस परमार वंश की हम बहुत ही डिटेल से अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों लगातार मेरे साथ बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है दोस्तों, उसको प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यानी कि परमार वंश। देखिए दोस्तों, जो परमार वंश है, परमार वंश जो माउंट आबू यानी कि जो सिरोही है, सिरोही के अंदर परमार वंश की हम बात करते हैं। जो सिरोही के अंदर परमार वंश है, उसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक ये सिरोही के अंदर परमार वंश रहा है और उसने शासन किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, माउंट आबू क्षेत्र में परमार वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों, ये धूम राज था। कौन था दोस्तों? यानी कि धूमराज था। यानी कि जो सिरोही के अंदर जो परमार वंश के संस्थापक, यानी कि सिरोही के अंदर परमार वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? धूमराज के द्वारा डाली गई थी। ठीक है, देखिए, धूमराज ने अपने राज्य की जो राजधानी बनाया दोस्तों, वो चंद्रावती ही। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये चंद्रावती है। ये चंद्रावती जो सिरोही के अंदर परमार वंश की राजधानी थी। देखिएगा, यानी कि चंद्रावती। ठीक है, चंद्रावती परमार वंश की राजधानी थी सिरोही के अंदर। ठीक है, देखिए, धूमराज तथा उसके जो उत्तराधिकारियों का संघर्ष अपने पड़ोसी राज्य यानी कि गुजरात के जो सोलंकी शासकों के साथ हमेशा चलता रहता था। यानी कि आपको पता है कि जो सिरोही है, सिरोही का जो नेबर जो स्टेट है वो गुजरात है, और गुजरात के अंदर यानी कि जब माउंट आबू में यानी सिरोही में परमार वंश था, तो सिरोही के अंदर सोलंकी शासकों का अधिकार था। सोलंकी शासक अपना शासन चलाते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि धूमराज के जितने भी उत्तराधिकारी शासक हुए, उनका और गुजरात की जो सोलंकी जो शासक, उनका हमेशा यानी कि हमेशा संघर्ष चलता रहता था। अब देखते हैं आगे। देखिएगा कि परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, गुजरात में सोलंकी वंश के शासक, इसका नाम है भीमदेव फर्स्ट। देखिएगा दोस्तों, ये भीमदेव फर्स्ट है। भीमदेव प्रथम, यानी कि फर्स्ट या प्रथम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भीमदेव प्रथम था जिसने माउंट आबू के परमार वंश पर आक्रमण किया। यानी कि भीमदेव प्रथम ने माउंट आबू के जो परमार जो शासक है, उन पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और उस समय परमार वंश का जो शासक था दोस्तों, ये धंधुक था। ठीक है, ये देखिएगा, धंधुक था। ऐसे इसको लिखिएगा, धंधुक। यानी कि परमार वंश जो परमार वंश का जो शासक था, यानी कि धंधुक था, जो सिरोही के अंदर अधिकार कर रहा था, शासन चला रहा था। और जो गुजरात का जो सोलंकी शासक था, यानी कि भीमदेव, इसने क्या किया कि इस धंधुक पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अबे होता क्या है दोस्तों, यानी कि जो धंधुक राजा अपना राज्य छोड़कर क्या होता है, भाग जाता है। क्योंकि आपको पता है, भीमदेव प्रथम की सेना बहुत ही पावरफुल सेना थी, और उसका जो साम्राज्य विस्तार था वो भी थोड़ा इस धंधुक से ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, और इसके पास यानी कि भीमदेव प्रथम के पास जो अनुभवी सेना और अनुभवी सेनापति थे। ठीक है, इस कारण होता क्या है कि यानी कि धंधुक है ना, परमार वंश का जो शासक है धंधुक, ये सोलंकी शासक भीमदेव का सामना नहीं कर सका, और वो क्या करता है, धंधुक यानी कि अपने राज्य यानी कि सिरोही को छोड़कर भाग जाता है। तब भीमदेव ने अपनी राजधानी चंद्रावती पर आक्रमण कर देता है, यानी कि सिरोही पर वो आक्रमण कर देता है और उसको जीत लेता है। जीतने के बाद कुछ समय बाद होता क्या है कि जो भीमदेव है ना, भीमदेव ने विमल शाह को अपना प्रशासक नियुक्त कर देता। कहाँ पर? सिरोही के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। यानी कि धंधुक ये जो भीम प्रथम है, उसका सामना नहीं कर पाता है, और ये भीमदेव राजधानी यानी कि कहने का मतलब है, जो धंधुक है, ये धंधुक अपनी राजधानी चंद्रावती को छोड़कर कहीं दूसरी जगह भाग जाता है, और जो भीम प्रथम है इस पर अधिकार करके चंद्रावती पर, और अपना एक शासक होता है यानी कि विमल शाह को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया दोस्तों। देखिए दोस्तों,
अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को रिवाइंड करके यानी कि दोबारा से इसको रिवाइंड करके आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और इसके आप लगातार नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों। इसको पॉज करके नोट्स बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो अपना राजस्थान का जो इतिहास है इसको पूरा कवर करेंगे। फिर हम राजस्थान की जो कला और संस्कृति है और दुर्ग है और जितने भी मेले हैं और साथ ही अगर हम देखें जितने भी जो त्यौहार है उन सभी का हम बहुत ही डिटेल से हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप मेरे साथ लगातार बने रहेगा और अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को अपने इसको शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं आगे। देखिएगा विमल सा है फिर क्या होता है, यानी कि जो चंद्रावती यानी कि माउंट आबू सिरोही का ये प्रशासक नियुक्त होता है और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भीम देव प्रथम के द्वारा। देखिएगा भीमदेव प्रथम के द्वारा क्या होता है, देखिएगा विमल शाह ने जो भीमदेव का मंत्री या हम यूँ कह सकते हैं सेनापति था, अब वह माउंट आबू का क्या हो जाता है, प्रशासक नियुक्त हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ। अब देखते हैं आगे। अब होता क्या है कि जो भीमदेव प्रथम के द्वारा क्या होता है, आबू में जो विमल शाह है यानी कि विमल शाह ने जो इसका क्या था, मंत्री या सेनापति था या प्रशासक था, उसने 1031 में आदिनाथ का जो मंदिर था उस आदिनाथ के मंदिर बनवाया जो ऋषभ देव का मंदिर भी कहा जाता। तो यहाँ से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि भीमदेव के जो प्रशासक या हम यूँ कैसे सेनापति, हम यूँ कैसे मंत्री थे, विमल शाह ने 1031 में आदिनाथ का मंदिर, यानी कि ये कहने का मतलब है जैन धर्म, सॉरी देखिएगा, ये जो जैन धर्म है यानी कि जैन धर्म से रिलेटेड था, यानी कि आदिनाथ। आपको पता है कि जो आदिनाथ है वो जिसको हम ऋषभ देव भी कह सकते हैं, ये जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर था, ठीक है। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उनमें सबसे पहला जो तीर्थंकर था आदिनाथ का नाम था ऋषभ देव और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आपको जैन धर्म आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है दोस्तों, तो राजस्थान के इस राजस्थान का टॉपिक है उसका रिलेटेड टॉपिक अपना जो एंशिएंट सिटी के अंदर जो जैन धर्म से संबंधित मैंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पूरा का पूरा जैन धर्म पढ़ा रखा है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे विजिट कीजिएगा और उसको जाकर इस जैन धर्म को बहुत ही डिटेल से और बारीकी तरीके से यानी कि माइनर तरीके से इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं भीमदेव के द्वारा जो आबू के अंदर जो विमल शाह थे उन्होंने 1031 के अंदर आदिनाथ का एक मंदिर बनाया जिसको ऋषभ देव का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। यानी कि जो विमल शाह के नाम पर जो विमल वसदी या विमल वसई कहा जाता है, यानी कि इस विमल शाह को एक अलग नाम भी दे रखा था, यानी कि विमल शाह है। देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए विमल वसदी, देखिए इसको विमल वसदी, एक तो विमल वसदी और एक विमल वसई, यानी कि विमल वसई, ये याद रखिएगा, विमल वसई, इसको इस नाम से जाना जाता है। यानी कि जैन धर्म में दोस्तों वसदी क्या होता था, मंदिरों को कहा जाता। तो याद रखिएगा जैन धर्म यानी जैन रिलीजन के अंदर जो टेम्पल होते हैं उनको वसदी कहा जाता, ठीक है। आगे चलकर होता क्या है दोस्तों, जो माउंट आबू के अंदर जो परमार वंश में एक धारावर्ष शासक बने जिन्होंने 1163 से ईस्वी से लेकर 1219 ईस्वी तक शासन करते हैं, ठीक है। तो धारावर्ष भी बहुत ही अच्छा यानी कि पावरफुल शासक था जो जिसने 1163 से लेकर 1219 तक काफ़ी लंबे समय तक उसने शासन किया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक समझ में है। अब आप आगे बात करते हैं इसी के रिलेटेड यानी कि धारावर्ष के बारे में। देखिएगा जो धारावर्ष था, ठीक है, ये धारावर्ष जो तुर्क आक्रमणकारी था यानी कि मोहम्मद गोरी, देखिएगा ये मोहम्मद गोरी था, इसने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया हमारे राजस्थान के सिरोही पर, देखें, ठीक है। लेकिन धारावर्ष ने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के लिए यानी कि धारावर्ष ने गुजरात के जो शासक थे यानी कि गुजरात के शासक व राजपूतों का वो सहयोग लेता है और कहा जाता है कि गुजरात के शासक और राजपूतों ने इस धारावर्ष की सहायता भी की, इसकी सहयोग भी किया। इस रीजन से क्या होता है 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को ये पराजित कर देता है, ठीक है। और गुजरात की सोलंकी राजा एक है मूलराज फर्स्ट, देखिएगा जो मूलराज है, मूलराज प्रथम है, ये मूलराज प्रथम क्या करता है दोस्तों, धारावर्ष की सहायता की। यानी मैंने कहा था कि सोलंकी शासक था जो धारावर्ष
का सहयोग करता है और फिर इससे मोहम्मद गोरी से युद्ध करता है और 1178 में उसको पराजित कर देता है। तो गुजरात का जो सोलंकी शासक था वो मूलराज प्रथम था, जिसने धारावर्ष की सहायता की, जिसके से क्या होता है कि मोहम्मद गोरी को वो युद्ध में पराजित कर देता है। दोस्तों, आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितना आपका बिल्कुल सहयोग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा इतना सा सहयोग कर दीजिए दोस्तों। जो अपना ये टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में हो या लाइब्रेरी ग्रुप या एजुकेशन कोई सा भी ग्रुप हो, कॉलेज ग्रुप हो, है ना, स्कूल ग्रुप हो, उसमें आप इसी लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है मूलराज प्रथम की सहायता से, और जो मूलराज प्रथम था वो सोलंकी राजा था। ठीक है, देखिएगा, धारावर्ष के दरबार में एक बड़ा ही प्रकांड विद्वान था जिसका नाम है सोमेश्वर। ये सोमेश्वर क्या था दोस्तों, धारावर्ष के दरबार में रहता था, क्योंकि कहा जाता है कि धारावर्ष को साहित्य में बड़ी रुचि थी। तो सोमेश्वर धारावर्ष के दरबार में रहता था और उसने उस दरबार में रहकर एक बहुत ही बेहतरीन किताब, एक ग्रंथ लिखा था। उसका नाम है कीर्ति कौमुदी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है कीर्ति कौमुदी। किसके द्वारा? सोमेश्वर के द्वारा लिखी जाती है। और किसके दरबार में रहता था ये? यानी कि जो आपका जो परमार वंश का शासक था, यानी कि धारावर्ष के दरबार में रहता है। ठीक है, लेकिन देखिएगा, और भी अगर बात करें तो 12वीं शताब्दी के अंतिम समय में गुजरात में जो सोलंकी वंश के जो राजा हुए, वीर धवल, देखिएगा, वीर वीर धवल, ये सोलंकी शासक था। ठीक है, राजा था वीर धवल। इस वीर धवल राजा बनता है, और तब वीर धवल के दो मंत्री या उन कह सकते हैं सेनापति होते हैं। देखिएगा, नाम बहुत बढ़िया है। देखिएगा, एक तो वास्तुपाल, या इसको वस्तुपाल भी कहते हैं, वास्तुपाल और तेजपाल, ये दो इसके सेनापति होते हैं दोस्तों, और यूँ कह सकते हैं मंत्री होते हैं। देखिएगा, जो तेजपाल था, इस तेजपाल ने आबू क्षेत्र, यानी कि मैंने कहा सिरोही के अंदर 22वें जो तीर्थंकर हैं नेमिनाथ, मैंने कहा था कि जैन धर्म के अंदर दोस्तों, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। उस 24 तीर्थंकर में फर्स्ट जो तीर्थंकर था उसका नाम था आदिनाथ, उसको ऋषभ देवी कहा जाता है। और 24वां जो तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी था। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जो 22वें तीर्थंकर थे, उस 22वें तीर्थंकर का नाम है नेमिनाथ है, और 23वें पार्श्वनाथ। ठीक है, तो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की स्मृति में नेमिनाथ का मंदिर बनवाता है दोस्तों। कौन? तेजपाल। कहाँ बनवाता है दोस्तों? ये बनवाता है आबू के अंदर, सिरोही के अंदर। तो ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिएगा, है कहाँ? सोलंकी राजा है, गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने तेजपाल ने आबू में 22वें जो तीर्थंकर है नेमिनाथ की स्मृति के अंदर, यानी उसकी याद में नेमिनाथ का मंदिर बनवाता है। ठीक है, और जो तेजपाल का जो पुत्र था, जो देखिएगा, इसका पुत्र है लूण वसही। देखिएगा, लूण वसही, देखिएगा, तेजपाल का पुत्र लूण वसही की स्मृति में नेमिनाथ मंदिर को लूण वसही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, जो नेमिनाथ जो मंदिर है उसको एक अलग नाम भी दे रखा है, लूण वसही मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि जो तेजपाल का जो पुत्र था लूण वसही, इसकी स्मृति के अंदर ये बनाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि तेजपाल है, उसने आबू के अंदर जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की स्मृति में है, और अपने पुत्र की स्मृति के अंदर यानी कि लूण वसही की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था, यानी कि नेमिनाथ का मंदिर भी हम उसको कह सकते हैं, या हम उसको लूण वसही मंदिर भी हम कह सकते हैं। दोस्तों, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, आगे बात करते हैं। देखिए, तो सिरोही में चौहान वंश के जो संस्थापक है देवड़ा चौहान। देखिएगा, सिरोही के अंदर दोस्तों क्या होता है? देवड़ा चौहान, यानी कि जो लुम्बा ने, देखिएगा, देवड़ा चौहान है, उस शासक का नाम होता है दोस्तों लुम्बा। ठीक है, इस लुम्बा ने 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में चंद्रावती को जीत लिया। यानी कि जो मैंने कहा आबू की राजधानी थी, कैपिटल था, चंद्रावती को जीत लेता है, और आबू क्षेत्र पर परमार वंश का क्या कर देता है दोस्तों? अंत कर देता है। देखिएगा, यानी कि लंबे समय तक तो सोलंकी यानी कि गुजरात के शासकों के साथ जो परमार वंश यानी कि सिरोही के परमार यानी आबू के परमार वंश के साथ लंबा संघर्ष चलता है। लेकिन होता क्या है, 1311 ईस्वी में एक देवड़ा चौहान होता है। इस देवड़ा चौहान ने क्या, सिरोही का ही होता है ये,
चौहान वंश का संस्थापक है। इसने 1311 ईस्वी में चंद्रावती को जीत लेता है और वहां से आबू क्षेत्र में परमार वंश का क्या कर देता है दोस्तों, अंत कर देता है। फिर बाद में आगे होता क्या है कि अब यहाँ पर उसका अंत हो जाता है। अब हम दोस्तों यहाँ से एक बात और देख लेते हैं कि जो वागड़ है, वागड़ का जो परमार वंश है उसकी हम बात करते हैं। देखिए वागड़ जो परमार वंश है, ये वागड़ क्षेत्र कहाँ था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखिएगा वागड़ और बांगड़ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बांगड़ हमारे उत्तरी राजस्थान में है, यानी कि जो आपका झुंझुनू सिक्कर वाला जो क्षेत्र है वो आता है बांगड़ में, और बागड़ क्षेत्र आता है आपका डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जो परमार वंश है, उस परमार वंश की हम बात करते हैं। देखिएगा इस परमार वंश यानी कि वागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो वागड़ वंश वागड़ यानी कि वागड़ वंश यानी कि परमार वंश का जो टाइम पीरियड था वो 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये था। देखिएगा इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, देखिएगा वागड़ क्षेत्र है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मालवा के परमार वंश की ही एक शाखा थी। यानी कि इस वागड़ में जो मालवा था, मालवा आपको मैंने बताया था कि मालवा क्षेत्र एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसका क्षेत्र आता था। मालवा का पठार आपने सुना होगा दोस्तों, पठारों के बारे में आपने प्लेनेट के बारे में आपने पढ़ा है। तो ये मालवा का जो पठार है यानी कि मालवा का जो क्षेत्र है वो गुजरात मध्य प्रदेश और अपने राजस्थान के दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर आता है। तो मालवा के परमार वंश की एक शाखा थी कहाँ पर, यानी कि वागड़ के अंदर। देखिए वागड़ परमार वंश की राजधानी, देखिएगा इस वागड़ परमार वंश की जो राजधानी थी यानी कि आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो वागड़ वंश है उस परमार वंश की राजधानी थी अर्थूणा। देखिएगा अर्थूणा, देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, अर्थूणा यानी कि अर्थूणा बांसवाड़ा को कहा गया है। ठीक है, तो बांसवाड़ा अर्थूणा इसकी राजधानी थी वागड़ परमार वंश की। देखिएगा वागड़ परमार वंश में जो चामुंड राय नामक एक शासक बना, बहुत ही पावरफुल शासक था, यानी कि वागड़ परमार वंश में। ठीक है, यानी कि चामुंड राय, देखिएगा चामुंड राय ये बहुत ही पावरफुल शासक था। बनता है शासक मतलब जिन्होंने 1079 ईस्वी में राजधानी अर्थूणा यानी कि अर्थूणा मैंने कहा बांसवाड़ा मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। यानी कि यहाँ पर यानी कि अर्थूणा थी जो वागड़ प्रदेश यानी कि परमार वंश की राजधानी थी, वागड़ के परमार वंश की राजधानी अर्थूणा बांसवाड़ा, वहाँ पर इस चामुंडा राय नामक शासक ने 1079 ईस्वी में यानी कि अर्थूणा में एक मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, बाद में होता क्या है, घुइल वंश के जो शासक है सामंत, देखिएगा सामंत सिंह ने वागड़ क्षेत्र पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है, और वहां सामंत सिंह ने परमार वंश का अंत कर देता है, यानी कि वागड़ के परमार वंश का अंत कर देता है। इस प्रकार 1179 ईस्वी में सामंत सिंह ने वागड़ क्षेत्र से परमार वंश का अंत कर देता है, और आगे जाकर वागड़ जो क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र में क्या हो जाता है दोस्तों, शामिल हो जाता है। तो दोस्तों आपको इतना याद करना है, जो परमार वंश है वागड़ का उसका याद करना, आपको याद क्या करना है, एक तो उनकी राजधानी कहाँ है, अर्थूणा बांसवाड़ा है, और इसका जो शासक था जो परमार वंश का वागड़ का परमार वंश का जो शासक है बहुत ही फेमस, उसका नाम है चामुंडा राय, जिसने मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और यहाँ पे एक बात याद और करनी है कि ये घुइल वंश का जो शासक था, यानी घुइल आपको पता है मेवाड़ के घुइल वंश, उसका एक शासक था सामंत सिंह ने क्या करता, वागड़ क्षेत्र पर अटैक करके वहाँ पर वागड़ परमार वंश का अंत कर देता, और वहाँ पर किसका शासक हो जाता है, यानी कि घुइलों का शासक हो जाता है, यानी कि उसका मेवाड़ में उसको शामिल कर लिया जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम एक परमार वंश की और बात है, मालवा का जो परमार वंश है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। जो मालवा का जो परमार वंश है ये 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उन्होंने शासन किया था, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा मालवा के परमार वंश की एक शाखा राजस्थान में शासन करती है, यानी कि मालवा की एक शाखा थी, जो मैंने कहा मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है और हमारे राजस्थान दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी आता है, तो यहाँ पर भी एक शाखा थी। मालवा क्षेत्र में परमार वंश की जो संस्थापक है उपेंद्र थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा उपेंद्र थे, जिसने कृष्णराज भी कहा जाता है, यानी कि मालवा की एक शाखा राजस्थान में थी, यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में थी। वहाँ पर मालवा क्षेत्र में जो परमार वंश के संस्थापक थे, जो राजस्थान के अंदर जो संस्थापक थे वो उपेंद्र थे, और उस उपेंद्र का दूसरा नाम कृष्णराज था। ठीक है, देखिए उपेंद्र या कृष्णराज ने संभवतः 810 ईस्वी में मालवा क्षेत्र में
परमार वंश की स्थापना करता है। यानी कि 810 ईस्वी के अंदर मालवा क्षेत्र में परमार वंश की क्या करता है, स्थापना करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिएगा जो जो उपेंद्र उस समय राष्ट्र को शासक, देखिएगा जो उपेंद्र था ना, जो इसको कृष्णराज भी कहा जाता है। ये जो राष्ट्रकूट, मैंने कहा था कि त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ हुआ था भारत में, 150 वर्ष तक कन्नौज को लेकर यहाँ पर संघर्ष होता है। यानी कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए यानी कि तीन बड़ी शक्तियों के मध्य ये त्रिपक्ष संघर्ष होता है। यानी कि आप गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और एक पाल वंश, इन तीनों के मध्य दोस्तों क्या होता है कि इस कन्नौज को लेकर युद्ध होता है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए युद्ध होता है। तो इसमें जो गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था वत्सराज, इस वत्सराज ने पहले युद्ध किया, पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराता है। और कहा जाता है कि यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश ने पहले युद्ध प्रारंभ किया और अंत भी उसी के द्वारा किया जाता है। और इस कन्नौज पर पूर्णतः जो अधिकार होता है दोस्तों, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में 150 वर्ष के संघर्ष में उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश जीते और कन्नौज पर इनका अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उपेंद्र जो कृष्णराज भी कहते हैं, ये जो राष्ट्र को शासक था गोविंद थर्ड, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गोविंद थर्ड के सामंत थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सामंत यानी कि राष्ट्र को शासक थे, गोविंद थर्ड के नीचे ही काम करता उपेंद्र कृष्णराज। सामंत होता क्या है, किसी के अधीन काम करना, तो ये सामंत था। लेकिन होता क्या है, गोविंद थर्ड ने 810 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक है उसका नाम नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण किया था और नागभट्ट द्वितीय को पराजित करके उसने मालवा क्षेत्र को छीन लिया। ठीक है, जो राजस्थान का जो मालवा क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी वाला जो क्षेत्र है जिस पर अधिकार किया था उपेंद्र जो कृष्णराज शासक वो शासन करता था। लेकिन यहाँ पर एक नागभट्ट द्वितीय को उसने पराजित करके मालवा क्षेत्र को छीन लेता है। बाद में मालवा क्षेत्र में उपेंद्र को अपना क्या कर देता है, गवर्नर नियुक्त कर देता है। देखिएगा यहाँ पर जो गवर्नर था आपका, ये जो उपेंद्र था उसको उसका अधिकार यानी उस पर उसको वहाँ का शासक नियुक्त कर देता है, गवर्नर नियुक्त कर देता है, सॉरी। बाद में उपेंद्र स्वतंत्र परमार वंश की स्थापना कर लेता है। देखिएगा जो मालवा के शासक है उपेंद्र है, इसने अपने राज्य की दो राजधानी बनाता है। पहली राजधानी धारा बनाता है और दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो मालवा वंश का जो परमार वंश है, उससे मालवा परमार वंश की दो राजधानी होती है। पहली राजधानी धारा और दूसरी उज्जैन है, जो किसके द्वारा बनाई जाती है, उपेंद्र के द्वारा बनाई यानी कृष्णराज के द्वारा बनाई जाती है। तो आई होप दोस्तों ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बात करते हैं। देखिएगा तो दोस्तों देखिएगा मालवा के जो परमार वंश में आगे जाकर एक शासक होते हैं, बहुत ही मतलब शक्तिशाली शासक थे, वाकपति मुंज। देखिएगा इसको याद रखिएगा, वाकपति मुंज शासक बनते हैं जिसने मालवा पर अधिकार करता, परमार वंश के शासक बनते हैं। और ये इनका जो टाइम पीरियड था 972 ईस्वी से लेकर 994 ईस्वी तक वो शासक रहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। देखिएगा वाकपति मुंज है, इन्होंने कल्याणी में चालुक्य वंश के राजा, देखिएगा कल्याणी के जो चालुक्य वंश के जो राजा थे तैलप सेकंड, देखिएगा ये तैलप, देखिएगा तैलप सेकंड यानी कि द्वितीय, तैलप द्वितीय को 6 बार युद्ध में पराजित करता है। कौन, वाकपति मुंज। किंतु दोस्तों आपको पता है कि 7वीं बार जो वाकपति मुंज है ये तैलप द्वितीय से पराजित हो जाता है और इस तैलप द्वितीय ने इस वाकपति मुंज को पराजित करके उसकी हत्या भी कर देता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जो मालवा का जो परमार वंश जो राजस्थान की जो मालवा की जो एक शाखा थी उसका जो पावरफुल जो शासक था वाकपति मुंज, इस वाकपति मुंज को किसके द्वारा हराया जाता है, तैलप द्वितीय को हराया, क्योंकि इसने 6 बार तैलप द्वितीय को हराता है। लेकिन लास्ट में जो लास्ट का जो 7वां युद्ध है यानी कि 7वें युद्ध में इस वाकपति मुंज को हरा भी देता है और उसकी हत्या भी कर देता है। देखिए दोस्तों, इस वाकपति मुंज के दरबार में 4 महान विद्वान रहते थे और उन 4 विद्वानों की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 4 विद्वान हैं, यानी कि धनिक, हाँ, धनंजय, पद्मगुप्त और हलायुध, ये 4 विद्वान रहते। देखिए इनकी जो किताबें उसकी चर्चा अगर करें तो आगे देख लेते हैं। देखिएगा धनिक ने उस समय धनिक रूपावलोक नामक ग्रंथ लिखा, तो यानी कि धनिक ने रूपावलोक नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, धनंजय ने 10 रूपक ग्रंथ लिखा और पद्मगुप्त ने नव सहसांग चरित्र नामक किताब भी लिखी। इसके अलावा हलायुध ने 2 किताब लिखी,
देखिएगा कौन कौन सी किताब, एक तो अवधिधान रत्नमाल और एक ब्राह्मण सर्वस्व, ये 2 किताबें लिखता है हलायुध। देखिएगा नव सहसांग चरित्र है वो पद्मगुप्त के द्वारा लिखी जाती है। देखिएगा वाकपति मुंज के छोटे भाई थे जयसिंह सिद्धराज। देखिएगा इस नव सहसांग चरित्र के अंदर एक बात लिखी गई है, जो वाकपति था, वाकपति परमार वंश का शासक था, मालवा मालवा का परमार वंश का शासक था, जो राजस्थान की एक शाखा, राजस्थान में एक शाखा थी। यानी कि वाकपति मुंज के छोटे भाई थे जयसिंह सिद्धराज के नाम से शासक बनते। उन्होंने नव सहसांग की उपाधि धारण करता है, नव सहसांग की उपाधि धारण करता है। और पद्मगुप्त ने कुछ समय जयसिंह सिद्धराज के दरबार में भी कार्य किया था, इसलिए पद्मगुप्त को नव सहसांग चरित्र नामक ग्रंथ लिखा था। दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ रही है। दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों हम भोज परमार यानी कि 1010 से लेकर 1060 तक की हम बात करते हैं। देखिएगा इसके पश्चात होता क्या है कि इस वंश में आगे चलकर भोजराज परमार शासक बने, यानी भोज परमार शासक बनते हैं। यानी कि जो मालवा का जो राजस्थान के अंदर जो शाखा थी उसकी बात अपन कर रहे हैं, जिन्होंने 1010 से लेकर 1060 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। भोज परमार का युद्ध गुजरात के जो सोलंकी शासक है भीम प्रथम के साथ होता है। देखिएगा भीम प्रथम के साथ होता है, ठीक है। और भोज परमार ने भीम प्रथम की राजधानी अहिलवाड़ा को काफी नुकसान पहुंचाया और वहीं पर क्या करता है, लूटपाट करता है। यानी कि भोज परमार को भीम प्रथम ने युद्ध का बदला लेने के लिए कलचूरी वंश के जो राजा है लक्ष्मीकर्ण, देखिएगा कलचूरी के राजा लक्ष्मीकर्ण के साथ अपना संगठन बनाता है। इस प्रकार भीम प्रथम और लक्ष्मीकर्ण यानी कि कलचूरी के जो शासक है, यानी कलचूरी वंश के शासक लक्ष्मीकर्ण, दोनों मिलकर भोज परमार पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और उनकी राजधानी उज्जैन और धारा नगरी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इस युद्ध में भोज परमार की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। और भोज परमार के दरबार में कई विद्वान रहते थे, बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। एक धनपाल, एक दामोदर मिश्र और एक भास्कर भट्ट, ये 3 विद्वान रहते थे। धनपाल ने तिलक मंजरी नामक ग्रंथ लिखता है और भोज परमार ने काफी ग्रंथ लिखे, खुद ने भी ग्रंथ लिखे हैं। देखिएगा एक है देखिएगा रांगर सूत्रधार, एक है जात मर्तंग और एक है आज मर्तंग है और एक है युक्ति कल्प तरु, ठीक है। देखिएगा समरांगर, ठीक है, और सूत्रधार और एक आज मर्तांड और एक है युक्ति कल्पतरु, ये किताब लिखा जाता है। यानी कि भोज परमार स्वयं लिखता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, भोज परमार ने अपनी राजधानी उज्जैन में भोज सरोवर, एक भोज विद्यालय जैसे सांस्कृतिक कार्य भी किया। यानी कि भोज तालाब, सरोवर का मतलब तालाब, और भोज विद्यालय, एक भोज नाम से विद्यालय भी खोलता है और यानी कि सांस्कृतिक कार्य भी करवाता है, ठीक है। भोज परमार की मृत्यु हो जाने पर जो उज्जैन और धारा नगरी निराश्रित हो जाती है, यानी कोई शासक नहीं रहता है। इसके बारे में कहा जाता है कि अधधारा, निर्धारा, निर्लंबा, सरस्वती। इसका अर्थ होता क्या है, आज से राजधानी उज्जैन में विद्वान और संस्कृति दोनों निराश्रित एवं अनाथ हो गई है। किसके मृत्यु के पश्चात, भोज परमार की मृत्यु के पश्चात दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, बाद में भोज परमार के उत्तराधिकारियों पर तोमर वंश ने आक्रमण किया। इस प्रकार मालवा का परमार वंश तोमर वंश के अधिकार में आ गया और मालवा पर तोमरों का अधिकार हो जाता है। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने परमार वंश पर अधिकार कर लेता है और अलाउद्दीन खिलजी फिर अटैक करता है और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो जाता है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लास है चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसको शेयर कीजिएगा और टीके स्टडी क्लास है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है दोस्तों, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा, यानी कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों। और फिर और भी बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।